नमस्कार। विश्व गठिया दिवस पर हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। गठिया दुनिया भर में विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है जो सभी आयु समूहों के लोगों का प्रभावित करता है। भारत में गठिया का बोझ बढ़ रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड गठिया और गाउट जैसी स्थितियां अधिक प्रचलित हो रही हैं, खासकर वृद्ध लोगों और गतिहीन जीवन शैली वाले लोगों में। गठिया न केवल पुराने दर्द का कारण बनता है और गतिशीलता को सीमित करता है, बल्कि किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे साधारण दैनिक कार्य भी मुश्किल हो जाते हैं। आज हमारा उद्देश्य इस स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना, प्रारंभिक निदान और उपचार के महत्व को उजागर करना और गठिया को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के बारे में व्यवहारिक सलाह देना है। हम गठिया के विभिन्न प्रकारों, इसके कारणों, लक्ष्यों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इसे प्रबंधित करने और जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीकों का पता लगाएंगे। हमारे विशेषज्ञों का पैनल भारतीय संदर्भ में गठिया के रोगियों के सामने आने वाले चुनौतियों को भी संबोधित करेगा, जहां जीवन शैली, सांस्कृतिक कारक और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच इस स्थिति को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, जो रायपुर के सर्वा ट्रॉमा अस्पताल में अभ्यास करने वाले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय मिश्रा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सर्व ट्रॉमा हॉस्पिटल तात्यापारा रायपुर। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला, जो रायपुर के सर्वा ट्रॉमा अस्पताल में अभ्यास करने वाले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला, अस्थि रोग विशेषज्ञ, सर्व ट्रॉमा हॉस्पिटल, जी रोड, तात्यापारा, रायपुर। डॉक्टर दीपक जाजू, जो इंदौर में अभ्यास करने वाले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक जाजू, हड्डी रोग विशेषज्ञ, इंदौर। और डॉक्टर सचिन जैन, जो ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में अभ्यास करने वाले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन कुमार जैन, जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में प्रोफेसर के पद पे पदस्थ हूँ। डॉक्टर अजय आपसे है कि आप हमें बता सकते हैं कि गठिया क्या है और भारत में लोगों को सबसे आम किस प्रकार का गठिया होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो आर्थराइटिस रहती है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये एक ऐसी जोड़ों की बीमारी है जिसमें जोड़ों के में घिसाव होने लगता है। अंदर का जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है। उसकी वजह से चलने में, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसके जो मुख्य कारण होते हैं वो एक, चूँकि डिजनरेटिव चेंजेज है, तो ये उम्र के साथ ज़्यादा लोगों को होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हम लोगों के जैसे सारे हम लोग के जो अंग है उनमें जो एजिंग प्रोसेस का जो असर दिखता है, वैसा ही जोड़ों में भी होता है। जोड़ का जो अंदर का कार्टिलेज है वो घिसने लगता है। और उसका जो मेन कारण है दूसरा, वो है वेट। अगर आपका बॉडी का वेट ज़्यादा है तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरी बात यह है कि इसमें फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। जैसे कि अगर किसी के माता पिता को अगर ये है तो बच्चों में भी इसके होने का ज़्यादा खतरा रहता है। और चौथी चीज़ ये है कि इसमें थोड़ा सा ना जेंडर में भी फ़र्क रहता है। जैसे कि जो फीमेल लोग हैं ना, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होता है। मेरा दूसरा प्रश्न डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला आपसे है। गठिया के विकास में योगदान देने वाले प्राथमिक कारक क्या हैं, खासकर भारतीय आबादी में? 12 अक्टूबर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है। आज के दिन हम लोगों को आर्थराइटिस के बारे में सोचना चाहिए। जो आर्थराइटिस है, इसका मतलब होता है जोड़ों का दर्द। आज के समय में जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन हो गया है। वैसे तो बहुत तरह के आर्थराइटिस होते हैं, परंतु जो 90% आर्थराइटिस होते हैं, ये मुख्य रूप से 2 तरह के आर्थराइटिस होते हैं। एक को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो बड़े जॉइंट को अफेक्ट करते हैं। जो वेट बीयरिंग जॉइंट्स हैं उसको अफेक्ट करता है। और यह जो तकलीफ़ है ये ज़्यादा उम्र के लोगों को, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों को होता है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर दीपक आपके लिए है। क्या भारत में कोई विशेष आबादी है जो गठिया से अधिक ग्रस्त है, और ऐसे कौन से जोखिम कारक हैं जो इन समूहों को अधिक जोखिम में डालते हैं? आज जो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे जो ये संबोधन रखा है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हम बोलते हैं जोड़ों का घर्षण।
इसमें दो तरह की अर्थराइटिस होती है जो आम, एक होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस उसको बोलते हैं जो एजिंग की वजह से होती है, उम्र बढ़ने से होती है, और कुछ चोट लग जाती है तो उसकी वजह से होती है। तो अधिकतर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो आज तक हम देख पा रहे थे कि वो 60 के बाद घुटने घिस रहे थे। घुटने के बाद दूसरा जॉइंट जो घिसता है वो अपने हाथ के अंदर का जॉइंट होता है, और तीसरे अपना जो घिसता है वो कुल्ले का। तो ये घिसने की जो बीमारी है, ओवर यूज़ होती है, उम्र बढ़ती है, जॉइंट का वियर एंड टियर होता है, उससे अर्थराइटिस होता है। कोविड के बाद ये देखने में आया जो 60 साल की बीमारी थी वो 40, 42, 45 के बाद अपने को अर्थराइटिस देखने को आ रहा है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसका नाम है गठिया हिंदी में हम बोलते हैं, वो अर्थराइटिस होता है जो हमको किसी भी एज में दिख जाता है। तो ये दोनों हम डिफरेंस अर्थराइटिस के दो तरह के बारे में जो बताया है। अर्थराइटिस अधिकतर किस में होता है, प्रोन कौन है? एक तो एज वाले, और जिनका वजन अगर बढ़ जाता है, वेट हो जाता है 70, 75 किलो, 80 किलो हो जाता है, और जिनकी हाइट नॉर्मल रहती है, उन लोगों को जोड़ों पे दबाव आने से घुटने घिस जाते हैं। तो इन लोगों को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर अजय, गठिया से पीड़ित किसी व्यक्ति को आप इस स्थिति की शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए क्या सलाह देंगे? अगर किसी को भी घुटनों का जो दर्द है वो स्टार्टिंग में होता है और वो जल्दी ही डॉक्टर के पास जा कर के ना उसका एक जो डायग्नोसिस है स्टार्टिंग स्टेज में अगर अपने को पता चल जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जैसे कि उसमें एक्सरे कराते हैं और भी बहुत सारे जांचें जिनको करा करके हम लोग देख सकते हैं, तो उसमें ना अपने उसके जो प्रोग्रेसर है वो जो बढ़ रही है ना उसको हम लोग स्लो कर सकते हैं। जैसे कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, वेट रिडक्शन हो गया, ये सब करके ना उसको थोड़ा दिन के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है ना उसको कम किया जा सकता है। अल्टीमेटली तो बहुत सारे लोगों को ये चूँकि प्रोग्रेसिव डिजीज़ है तो आगे चल के बढ़ती है, पर उसका जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है ना उसको अपन लोग डिले कर सकते हैं। डॉक्टर सचिन, मेरा अगला सवाल आपसे है, गठिया के सबसे आम लक्षण क्या हैं और लोगों को किन शुरुआती चेतावनी संकेतों के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो इनसे बच सकें? तो सबसे कॉमन सिम्टम्स जो मरीज का होता है वो घुटने की कटोरी में और घुटने के अंदर की तरफ दर्द होता है। जब मरीज उठता बैठता है तो उसको पेन होता है, और जब मरीज ज़्यादा यूज घुटने को करता है, जैसे सीढ़ियाँ पे चढ़ना या उगड़ू या पालती में पकड़ के बैठता है, तो जब उठता है या बैठता है तो उसको क्लिक्स आती है, आवाज़ आती है और दर्द होता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है घुटनों का एक तरफ झुकना, टेढ़ा होना चालू हो जाता है, और कई बार वो पालती लगाना या घुटने मोड़ने में असमर्थ हो जाता है और घुटना मुड़ा हुआ रह जाता है। इसमें घुटना टेढ़े घुटनों के साथ मरीज चलता है। डॉक्टर अजय, गठिया का निदान कैसे किया जाता है और कुछ प्रमुख निदानिक परीक्षण क्या हैं जो स्थिति को जल्द पहचानने में मदद कर सकते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस या जो भी अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो एक डिजनरेटिव चेंजेस है, तो उसमें हमें स्टार्टिंग से ही कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोगों को एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, 1-1.5 घंटे रोज़ वॉकिंग या जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करना चाहिए। हमें खाने पीने पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि हम लोग का जो वेट है ना वो वेट कंट्रोल में रहे, क्योंकि जो वेट है ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अर्ली एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का। तो ये दो मेन चीज़ है। डॉक्टर दीपक, गठिया से पीड़ित व्यक्ति को आप इस स्थिति और शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों से निपटने के बारे में क्या सलाह देंगे? देखो, फिजिकली और इमोशनली एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। अधिकतर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है 60, 70, 80 के बाद, इस टाइम पे आजकल देखा जाता है कि न्यूक्लियर फैमिली बहुत ये हो गई है। बच्चे बहुत सारे दूसरे शहर में और विदेश में रहते हैं। पेरेंट्स जो है वाइफ और हस्बैंड ही दोनों रहते हैं, या फिर कभी एक चले जाता है, एक रहता है 70, 80 साल की उम्र तक। तो उनको सोशल और इमोशनल बहुत डिप्राइवेशन होता है। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड तो हमको रखना ही है, अपने आप को विल पावर मेंटेन करना है। साथ में मैंने देखा है जैसे मेरे फादर है वो 81 के हो गए अभी, तो उनका भी दोनों घुटने बदले हैं। उन्होंने क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉकर्स जो होता है, इनका ग्रुप होता है 15-20 लोगों जो 70-80 वाले ग्रुप के रहते हैं, तो ये 2-3 घंटे हंसी मजाक बहुत अच्छे से कर लेते, सुबह और शाम को भी 1-1.5 घंटा मिल ले। तो इनका जो एक में जो इंटरेक्शन से इनका जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस निकल जाता है। दिन भर की जो ये बातें होती है जो घर में या बाहर की, वो सब वहाँ हो जाती है हंसी मजाक में, और उससे एक में को वो ट्रीटमेंट बता देते कि मैंने ऐसा किया, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। साथ में ये देखा जाता है कि जो घर में भी हमको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, कि जैसे हम घर में पानी नहीं रहे कहीं भी फर्श पे, ताकि फिसलन नहीं हो पैर में।
बाथरूम में भी हमारा एक ऐसा वहाँ नेट डाला हुआ रहना चाहिए ताकि ग्रिप अच्छी बने। एंटी स्किड टाइल्स लगाना चाहिए घर में, स्लिपरी नहीं लगाना चाहिए, डिजिटल टाइल्स अवॉइड करना चाहिए। साथ में एक बार होना चाहिए कमोड के बाजू में ताकि हम पकड़ के उसको उठ सके, ताकि डायरेक्ट प्रेशर हमारे घुटने में नहीं आए। और जो है वायर्स जो रहती है ज़मीन पे घर में रहते हैं तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो पड़े नहीं रहे, ताकि आंखों की रोशनी जो हमारी इस उम्र में कम होती है हम उसमें गिर नहीं जाए उसकी वजह से, क्योंकि फ्रैक्चर होने के चांसेस भी इस एज में रहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में हो जाता है इसी एज में साथ में। तो हमको दोनों को बैलेंस करना है, अर्थराइटिस को भी करना है, ऑस्टियोपोरोसिस को करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें प्रिकॉशंस अपने को रखना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों को भी जो बाहर है वो अपने पेरेंट्स को 4-6 महीने में एक बार कम से कम वीडियो मतलब आ जाए, मिलने आ जाए। वीडियो कॉल्स और कॉल्स तो अपन हर हफ्ते में 2-3 बार कर ले, पर अगर हम बात करते रहेंगे, आते रहेंगे तो उनकी प्रॉब्लम समझ में आएंगी और इस चीज़ से हम ये इमोशनल और फिजिकल चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डॉक्टर सचिन, अगला सवाल मेरा आपसे है, जीवन शैली में बदलाव जैसे आहार और व्यायाम गठिया के प्रबंधन में कैसे भूमिका निभा सकते हैं? आप रोगियों को क्या विशेष सुझाव देंगे? इनिशियली स्टेज 1 और 2 के शुरुआत स्तर में हम दवाइयों और कसरत से ही मरीज को सलाह देते हैं कि वो एक्सट्रीम मूवमेंट्स ना करें, मसल्स की एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग करें। और कुछ दवाइयां हैं जो कि पेन और स्वेलिंग को कम करती हैं, टाइम टू टाइम अगर जरूरत पड़ती है तो लेते रहें। कुछ कार्टिलेज और उसको रिजनरेट करने की भी दवाइयां होती हैं, वो भी लेने की भी सलाह देते हैं, और जिससे कि मरीज का शुरुआती स्तर पे दर्द कंट्रोल में रहता है। फिर जब स्टेज 3 और 4 में मरीज पहुंचता है तो हम उसको घुटने में ऑपरेशन की सलाह देते हैं। अगर वो अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को नहीं कर पा रहा है तो हम उसको डेफिनेटली सलाह देते हैं कि आप अपने घुटने का ऑपरेशन कराएं। ऑपरेशन में या तो टेढ़ी हो गई हड्डियों को काट के सीधा करते हैं, इसको एसटीओ बोलते हैं। अगर एक तरफ से घुटना घिसा है तो एक तरफ का आधा घुटना, जिसको यूनिपेरेंटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, और अगर पूरा घुटना खराब हो जाता है तो टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की एडवाइस करते हैं, जिससे कि मरीज उसके बाद पूर्णतः अच्छी लाइफस्टाइल को जी पाता है। डॉक्टर सुरेंद्र, गठिया से पीड़ित व्यक्ति को आप स्थिति की शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों से निपटने के बारे में क्या सलाह देंगे? जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस यह महिलाओं को ज़्यादा होता है और इसकी जो उम्र का एज रहता है वो 40 से 60 वर्ष के महिलाओं को ज़्यादा होता है। 2 तरह के जो आर्थराइटिस है, इससे हम 90% आर्थराइटिस को कंक्लूड कर सकते हैं। इतने ही प्रकार के आर्थराइटिस इसमें होते हैं। अब यदि किसी को जोड़ों में दर्द होता है तो क्या करें? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आप एक या एक से अधिक जोड़ में दर्द महसूस करते हैं तो तुरंत आपको अपने क्लिनिशियन के पास जाना चाहिए। वो आपको सिम्टोमेटिकली एग्जामिन करेंगे, क्लिनिकली वो देखेंगे, लगेगा तो कुछ जांच कराएंगे, जैसे इसमें खून की जांच होती है, एक्सरे होती है, आजकल और अच्छे अच्छे जांच आ गए हैं, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है और बहुत तरह के हार्मोनल जांच होती है। इस तरह से जांच करके वो स्पेसिफाई आपको डायग्नोस करेंगे कि आपको इस तरह की ये प्रकार की आर्थराइटिस है, उसके लिए आपको फिर वो इलाज बताएंगे। अब ये जो आर्थराइटिस है इसका इलाज क्या है? इसका इलाज फिजियोथेरेपी है, एनाल्जेसिक है, जिसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, कुछ आजकल बायोलॉजिकल्स भी आते हैं, यह भी आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और लास्ट में यदि इन सब से भी फ़ायदा नहीं होता तो आजकल बहुत अच्छी अच्छी इसमें सर्जरीज भी होते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र, लोगों के लिए प्रारंभिक निदान और उपचार प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है? यदि गठिया का उपचार नहीं किया जाता है तो इसके संभावित परिणाम क्या हैं? जैसे कि जन सामान्य में भी प्रचलित है कि आजकल टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, पूरे कूल्हे का प्रत्यारोपण, पूरा घुटने का प्रत्यारोपण भी जन सामान्य में और सामान्य शहरों में भी बहुत कॉमन हो गया है। व्यक्ति आर्थराइटिस के कारण चल फिर नहीं पाता, बेड रिडन रहता है, बहुत सीवियर दर्द होने लगता है, लेकिन जैसे ही हम ये सर्जरी करते हैं पेशेंट पूरी तरह से दर्द से मुक्त हो जाता है और उसको पूरी तरह से फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी सर्जरीज भी आज के समय में उपलब्ध हैं। तो आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे जन सामान्य से मेरा आग्रह, मेरा अनुरोध है कि आप लोग आर्थराइटिस से अवेयर होइए, खुद जानिए आर्थराइटिस के बारे में क्या है, दूसरों को भी बताइए, और जैसे ही आपको कुछ सिम्टम होता है, कुछ आपको अनुभव होता है तो तुरंत अपने क्लिनिशियन के पास जाइए, एग्जामिन करवाइए और
डॉक्टर सचिन, मेरा सवाल अब आपसे है। गठिया के प्रबंधन के लिए चिकित्सकीय और शल्य चिकित्सा दोनों तरह से उपलब्ध विभिन्न उपचार विकल्प क्या हैं? इसके लिए सबसे हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम जाएं तो डाइटरी इनकॉर्पोरेशन में हम हाई प्रोटीन डाइट्स को मरीज को सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइट्स लें, क्योंकि एज के हिसाब से प्रोटीन कम रहता है तो मसल मास लॉस होता है। दूसरा, एक्सरसाइज वो करें जिससे कि आगे घुटने के पीछे की जो हेमस्ट्रिंग में क्वाड्रिसेप्स मसल है वो स्ट्रेंथन अप हो जाए, जिससे कि जो लोड ट्रांसफर घुटने से हड्डी पे होता है वो मसल्स के थ्रू लोड ट्रांसफर होता है, तो पेन आर्थराइटिस का कम होता है। तीसरा जो इसमें सलाह देती है कि जो एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज हैं, एक्सट्रीम मूवमेंट से घुटने के, जैसे जमीन पे बैठना, उकड़ू बैठना, पालती लगाना, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना है, लंबे समय तक चलते हुए जाना, ये सारी एक्सरसाइज को हम कम से कम करने की सलाह देते हैं, जिससे कि घुटने पे लोड नहीं आए और उस पर दर्द कम रहे। हमारे डॉक्टरों के पैनल को उनकी अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद। जैसा कि हम समापन कर रहे हैं, मैं आप सभी से हमारे दर्शकों के लिए गठिया को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने और अपने जोड़ों की सुरक्षा करने के तरीके पर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आग्रह करती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर अजय कुमार जी से सुनते हैं इसके बारे में। ये देखो, जो आर्थराइटिस होती है, जिसको मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, ये एक तरह का डिजेनरेटिव चेंजेस है जो उम्र के साथ होता है। और अगर भारतीय लोगों में बात करें या कहीं भी बात करें, इसका जो मेन फैक्टर रहता है वो एज रहता है, एज के साथ ये होता है। और दूसरा, वज़न। अगर आपकी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है तो घुटने जल्दी घिसते हैं, उसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। दूसरा चीज़, फैमिली हिस्ट्री भी रहता है। अगर किसी के माता पिता को है तो भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस उनके बच्चों में ज़्यादा होने का रिस्क रहता है। डॉक्टर सुरेंद्र, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्लिनिशियन की सलाह के अनुसार उसका इलाज करवाइए, इससे पूरे समाज का भला होगा और सबको स्वस्थ जीवन मिले। यही आज की डेट पे, आज के दिन पे मेरी मनोकामना है। ऐसा कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आइए अब डॉक्टर दीपक की बात इस बारे में सुनते हैं। जो पेशेंट है, जब उन्हीं को थैंक यू करते हैं, क्योंकि वो ही हमें हमारे प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रांग बनाते हैं। उनकी प्रॉब्लम से हम सीखते हैं, नए नए प्रॉब्लम आती है तो हमको उनको साइंटिफिक को ढूंढने की फिर कोशिश करते हैं हमें कि क्या हो गया। तो हम हमारे पेशेंट्स को थैंक यू बोलते हैं जो आर्थराइटिस से ठीक हो जाते हैं, और फिर हमको अच्छा लगता है कि वो ठीक हो गए और मिलने आते हैं कि आपने ये अच्छा कर दिया है। तो एक वो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये बोलता हूँ, लाइफ इज़ मोमेंट, मोमेंट इज़ लाइफ। हमारा जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का जो थीम है, घुटना और जोड़, इसका मूवमेंट होते रहना चाहिए। बैठ गए तो जाम हो जाता है और साथ में ओवर यूज़ भी नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस लाइफ रहना चाहिए, एक्सरसाइज बहुत अच्छी करना चाहिए और खाने पीने में डाइट हमारी बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये इसका मेन हेतु है। थैंक यू। और अंत में डॉक्टर सचिन जैन, इसके बारे में आपका क्या कहना है? घर के लिए हम संदेश मरीज के लिए देना चाहते हैं इस पूरी बातचीत का, वो ये है कि घुटने का घिसना एक एजिंग प्रोसेस है। उम्र के साथ घुटने घिसते हैं। हम इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। इसके होने वाले दर्द को अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइजेस और कुछ प्रिकॉशंस लेके कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस है तो अपनी लाइफ को घुटनों के कारण खराब ना होने दें। जल्दी से जल्दी इसको सर्जिकली इसका ट्रीटमेंट कराएं। घुटने का अगर ज़्यादा तकलीफ है, आप डे टू डे लाइफ में भी काम करने में आपको दर्द होता है, तो इसको फटाफट सर्जिकली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराएं और आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को वापस पाएं। जी, गठिया के प्रबंधन पर अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक सलाह साझा करने के लिए हमारे सम्मानित डॉक्टरों के पैनल को धन्यवाद। यह स्पष्ट है कि गठिया एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण और शुरुआती हस्तक्षेप के साथ एक पूर्ण और सक्रिय जीवन जीना संभव है। इस विश्व गठिया दिवस पर आइए याद रखें कि जागरूकता और सक्रिय देखभाल संयुक्त स्वास्थ्य के प्रबंधन की कुंजी है। चाहे वो व्यायाम, आहार या समय पर चिकित्सा सलाह लेने के माध्यम से हो, छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और आइए हम सभी आज बेहतर संयुक्त स्वास्थ्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। स्वस्थ रहें, सूचित रहें। नमस्कार।